हिंदुस्तान में बड़ी पुरानी कहावत है, जब काम कोई बहुत आसान नजर आता है तो हमेशा आदमी कहता है अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। लेकिन दरअसल क्रिकेट के मैदान पर बाएं हाथ से बल्लेबाजी करना उतना ही मुश्किल काम है और उतना ही अट्रैक्टिव काम है, अगर आप अच्छे से उल्टे हाथ से सीधा काम करना जानते हैं। आज इसी बाएं हाथ के बल्लेबाजों पर बातचीत करेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज कैसे अट्रैक्टिव होते चले गए और साल 2010 के बाद से हर टीम की लगभग जरूरत कैसे बनते चले गए लेफ्ट हैंड बैट्समैन, और खासतौर से टॉप ऑर्डर में एक बल्लेबाज का होना बहुत जरूरी होता चला गया। नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे उल्टे हाथ से काम करने वाले उन बल्लेबाजों की, यानी कि उल्टे हाथ से जो सीधा काम करते हैं, रनों की बरसात करते हैं और आंखों को बहुत प्लीजिंग होते हैं। खासतौर पर उनके कवर ड्राइव्स की बात कर लें या जिस तरह से पुल शॉट्स वो खेलते हैं, कई ऐसे शॉट्स हैं जो आंखों को बहुत आपको सुकून पहुंचाते हैं। तो क्या इन बाएं हाथ के बल्लेबाजों का बढ़ता वर्चस्व दाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए एक खतरा बन चुका है? और खास तौर से ब्रायन लारा जैसे बल्लेबाज जब से वर्ल्ड क्रिकेट में आए, जिन्होंने तमाम रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिए, वो चाहे इंडिविजुअल फर्स्ट क्लास क्रिकेट में स्कोर की बात करें या टेस्ट क्रिकेट में बात करें, क्या बाएं हाथ के बल्लेबाजों का बोल बाला पिछले कुछ सालों में बढ़ा? इन मुद्दों पे बातचीत करेंगे। दाएं हाथ के बल्लेबाज हमारे साथ हैं सबा करीम, कुछ बदले हुए लुक और कुछ बदले हुए अंदाज के साथ हम मेरे बैठे हुए हैं। और मैंने भी आज सबा भाई को देख के थोड़ा लुक बदलने की कोशिश की है, थोड़े स्पेक्स वगैरह लगाए कि शायद मैच कर पाऊं, क्योंकि बीइंग अ लेफ्ट हैंडर मैं तो आज लेफ्ट हैंडर्स को बैक करने वाला हूं। और सबा भाई उल्टे हाथ से सीधा काम या जो पुरानी कहावत है जिससे मैंने चर्चा शुरू की थी कि अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, एक्चुअली क्रिकेट के मैदान पे होता नहीं है कि इतने आसानी से आप कहते हैं ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। हाँ राजीव, पर आप तो एक अलग किस्म के बाएं हाथ के बल्लेबाज थे। आप लेफ्ट हैंडर हैं, जी मतलब लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग और लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी। जी कई ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके साथ मैं खेल चुका हूं, जिनको मैं जानता हूं। वो जनरली ऐसे अगर नॉर्मल जिंदगी में वो राइट हैंडर्स हैं, पर जब बल्लेबाजी की बात आती है तो वो लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी करते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण है सौरव गांगुली। सौरव गांगुली नॉर्मली अगर उनको देखा जाए तो एक राइट आर्म पेस बॉलर हैं, राइट हैंड जी से सब कुछ काम करते हैं। पर जब उनकी बल्लेबाजी का काम आता है तो बाएं हाथ से करते हैं। इस तरह के कई सारे खिलाड़ी हैं जो एम्बीडेक्स्ट्रस हैं। इसका मतलब है कि बल्लेबाजी वो बाएं हाथ से करते हैं और उसके अलावा सारा काम, चाहे वो थ्रो करना या फिर नॉर्मल जिंदगी में, वो राइट हैंड से काम करते हैं। तो ये मुझे लगता है कि बहुत एडेड एडवांटेज होता है राजीव। और मैं जब बात कर रहा हूँ यहाँ पर एडवांटेज की, अगर आप एम्बीडेक्स्ट्रस हैं, इसका मतलब है कि अगर आप नॉर्मली आप राइट हैंड पर्सन हैं, पर अगर आप बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, बहुत बड़ा फायदा जी मिलता है। क्योंकि आपको भी मालूम होगा कि बल्लेबाजी करते समय आपका जो टॉप हैंड होता है टॉप उसका एंड जी महत्व बहुत ज्यादा है। अब हम लोग जो राइट हैंड बल्लेबाज हैं, हमारा जो जो स्ट्रांग हैंड है वो है राइट हैंड है। जी पर बल्लेबाजी करते समय उसके विपरीत आपका जो टॉप हैंड है, जो आपका बाएं हाथ है, उसको स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। तो वो बहुत ही अननेचुरल काम होता है राइट हैंड बल्लेबाजों के लिए। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा या फिर एक्सपीरियंस भी किया होगा कि कमेंटेटर्स भी कहते हैं कि अरे भाई इसका जो बॉटम हैंड है बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, इसी वजह से बॉल जो है हवा में चली गई। इस तरह की बातें बहुत कम देखने को मिलती है उस प्रकार के लोगों में जो कि नॉर्मली राइट हैंड होते हैं पर बल्लेबाजी करते समय वो लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं, क्योंकि उनका नॉर्मल जो स्ट्रांग हैंड होता है वो राइट हैंड होता है, उससे आसानी से वो बल्लेबाजी कर सकते हैं। और इसी वजह से आपने जो कहा कि लेफ्ट हैंडर्स जो होते हैं वो इतने एलिगेंट नजर आते हैं, उनमें वो फ्लेयर नजर आता है, क्योंकि उनके लिए लेफ्ट हैंड बैटिंग करना ज्यादा नेचुरल है जी। बनिस्बत के राइट हैंड बैटिंग करना। और सभा भाई, खास तौर से चर्चा तब बढ़ गई जब कॉनवे ने दोहरा शतक लगाया अपनी डेब्यू टेस्ट में क्रिकेट के मैदान मक्का पे। और इसीलिए आज हम ये चर्चा लेके आए कि टॉप ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर बैट्समैन का होना कितना एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम में हम देखें दो लेफ्ट हैंडर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास जाए तो उनके पास डेविड वार्नर है। अलग अलग टीमों में अगर हम अगर एक सर्वे करने जाएं, क्विंटन डिकॉक साउथ अफ्रीका चले जाएं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो ऐसी जगह जहां पे टॉप ऑर्डर में अभी कम से कम वाइट बॉल रेड बॉल क्रिकेट में लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन नजर नहीं आते। शिखर धवन के बाद मुझे नहीं याद आ रहा कि कोई दूसरा टेस्ट क्रिकेट में आया लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। क्यों इतना महत्व बढ़ गया है? मैं अभी एक आंकड़ा देख रहा था, एक रिसर्च देख रहा था सभा भाई, 2010 के बाद से लेफ्ट हैंडेड जो बैट्समैनों का टीम में आना हर साल 3 से 4% बढ़ा है हर टीमों में। क्या रीजन इसका देखते हैं आप? सबसे बड़ा रीजन यही है कि एक तो प्रदर्शन लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों का बढ़ गया है। जी अगर आप यंगस्टर्स को देखें, जो जूनियर क्रिकेट में जिस तरह के प्लेयर्स आ रहे हैं, वहाँ पर कई सारे लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि सभी को ये लगता है कि लेफ्ट हैंड बैटिंग करने से आपके जो एडवांटेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो आइडियल कॉम्बिनेशन हर एक टीम में
जो उम्मीद की जाती है उसमें अगर लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आ जाए तो विपत्ति टीम को, जो ऑपोजिशन टीम है उसको बहुत बड़ी परेशानी होती है। आपके लाइन को, आपके लेंथ को, आपके लाइन ऑफ अटैक को उसमें परिवर्तन करना होता है। स्ट्राइक रोटेशन अगर होने लगता है तो फिर गेंदबाजी करना बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है। सिर दर्द बढ़ता जाता है आपका। कौन से लेंथ पे बॉलिंग करनी है, कौन से एंगल से बॉल करना है, ये फिर आपको सोचना पड़ता है। हर बार आपको फील्ड में परिवर्तन करना होता है। तो इस तरह के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। इसीलिए हर एक कप्तान ये चाहता है कि भाई मेरे टीम में अगर कम से कम एक या दो टॉप ऑर्डर में लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आ जाए तो इससे बढ़िया और कोई और कुछ भी नहीं होता है उस टीम के लिए, क्योंकि उसमें जो अप्रोच है वो ज्यादा चेंज देखने को मिलता है। और मुझे लगता है कि लेफ्ट हैंड बैट्समैन से एक तो जैसे कि मैंने कहा कॉम्बिनेशन बढ़ जाता है, और फ्रैंकली स्पीकिंग राजीव, गेंदबाजों के लिए समस्या बहुत बड़ी है। कई बार हम लोगों ने देखा और स्टैट्स गवाह हैं इसके कि कई सारे ऐसे पेस बॉलर्स हैं जो राइट हैंडर के सामने अच्छी गेंदबाजी कर पाते हैं, पर लेफ्ट हैंडर जैसे ही आता है उनकी लाइन खराब हो जाती है, उनकी जो विकेट टेकिंग जो क्षमता होती है वो खत्म हो जाती है, इकॉनमी रेट है वो बढ़ जाता है। कई सारी परेशानियां देखने को मिलती हैं लेफ्ट हैंडर्स के सामने पेस बॉलर्स को या फिर स्पिनर्स को ही। जी। और अगर हम बहुत पहले जाएं सभा भाई, तो जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स थे, कभी हनीफ मोहम्मद के नाम पे था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, मुझे याद आ रहा है पाकिस्तान के बहुत एलिगेंट बैट्समैन। फिर महिला जयवर्धने का नाम आता है, जिन्होंने इंडिविजुअली टेस्ट क्रिकेट में बहुत रन बनाए। लेकिन जैसे जैसे क्रिकेट आगे बढ़ती गई, लेफ्ट हैंडर्स डोमिनेट करते चले गए। फिर वो चाहे मैथ्यू एडन का हम नाम ले लें, जिस अंदाज में उन्होंने बैटिंग की, ब्रायन लारा ने जिस तरह से डोमिनेट किया एक पूरे एरा को, लगभग 10 साल उन्होंने। और आज के दौर में हम जाएं तो और एलिस्टर कुक जैसे ओपनर भी आए जिन्होंने इतनी जबरदस्त बैटिंग की इंग्लैंड के लिए, 50 से ऊपर का औसत। डेविड वार्नर एक और इम्पैक्ट वाले बैट्समैन। ये जो लेफ्ट हैंडर्स का उदय हम कह सकते हैं, और खासतौर से मॉडर्न एरा में हमने देखा है। क्या रीजन आप देख रहे हैं? मैं बहुत पहले की हिस्ट्री पढ़ रहा था थोड़ा, तो मैं आपसे बड़ा सीखता हूँ सभा भाई, क्योंकि आप किताबें बहुत पढ़ते हैं। और मैं इसलिए प्रिपेयर होके आता हूँ कि थोड़ा सभा भाई कभी कभी बाउंसर डाल देते हैं, तो आप थोड़ा पढ़ लिख के आना चाहिए शो पे। ये जो इतिहास में पढ़ रहा था, वाकई बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है। कितने पुराना क्रिकेट का इतिहास है, लेकिन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैनों का जो एक्चुअल डिस्कशन शुरू हुआ, मुझे लग रहा है वो 70 ऑनवर्ड्स ज्यादा हुआ है। क्या रीजन आप देख रहे हैं? एक समय राइट हैंडर्स डोमिनेट करते रहे, फिर आज के दौर में जितने भी बड़े बिग हिटर्स की बात आती है तो सडनली वो लेफ्ट हैंडर्स ही जहन में आने लगते हैं। राजीव, मुझे लगता है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है ना, हम सिर्फ भारतीय युवा पीढ़ी की नहीं बात कर रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय ये जो युवा पीढ़ी है बहुत कुछ वो एब्जॉर्ब करती है, बहुत जल्दी वो सीखती है। और उनके सामने अगर उस प्रकार से कोई रोल मॉडल आ जाता है तो फिर उसको वो वही वही वाली राह को पकड़कर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अगर हम 70s की बात करें तो गारफील्ड सोबर्स का नाम लेना बहुत जरूरी होगा। उस समय अगर आप वेस्ट इंडीज टीम को देखें, युवा पीढ़ी को देखें, तो गारफील्ड सोबर्स के साथ या फिर उनके बाद कई सारे बल्लेबाज आए। रॉय फ्रेडरिक्स का आप नाम ले लीजिए, क्लाइव लॉयड का आप नाम ले लीजिए, और उसके बाद ब्रायन लारा आए, अल्विन कालीचरण आए, शिव नारायण चंद्रपॉल आए। हालांकि उनकी बल्लेबाजी बहुत कुछ अलग थी, जहां तक कि हम फ्लेयर की बात करें तो, पर इफेक्टिव बहुत ज्यादा राइट हैंडेड जावेद मियां आते ऐसा लगता था। चंद्रपॉल भी। मुझे लगता है कि हर दशक में अगर यंगस्टर्स को कोई रोल मॉडल नजर आता है तो उसी के परछाई में हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो चलने का प्रयास करते हैं। कुछ वही हालत हुई है पेस बॉलर्स का। भारत में देखिए कितने सारे हमारे पास पेस बॉलर सामने आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यंगस्टर्स के सामने कई सारे युवा पीढ़ी के या फिर एक्सपीरियंस पेस बॉलर्स हैं इस समय। तो हर एक यंगस्टर चाहता है कि वो भी पेस बॉलर बन जाए। अगर अब भारत में ही देखें तो कई सारे हमारे पास लेफ्ट हैंडर्स आए, उनके पश्चिम पर कई सारे यंगस्टर्स सामने आए। इंग्लैंड की वही हालत है। श्रीलंका में देख लें संगकारा, इतने शानदार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। मुझे लगता है धीरे धीरे यंगस्टर्स को ये लगने लगा है कि लेफ्ट हैंड बैटिंग से एक तो खुद आपको एडवांटेज मिलने लगता है, उसके साथ साथ जगह थोड़ी बहुत मुझे लगता है टीम में आने की जगह जो है बढ़ जाती है। अगर कोई भी चयन करता बैठा है, उसको लगता है कि भाई अगर मेरे पास 2 या 3 लेफ्ट हैंडर्स आ जाते हैं टीम में तो आसानी होती है। तो उसी की तलाश में वो चयन करता लग जाता है कि मेरे पास, या कप्तान लग जाता है कि मेरे पास मैं कहीं ना कहीं से 1 या 2 लेफ्ट हैंडर ले आऊं। क्योंकि वो जो सेमनेस होती है कॉम्बिनेशन की, एक टीम की, उसमें परिवर्तन लाना बहुत जरूरी हो जाता है। कुछ कुछ उसी प्रकार से राजीव, जिस तरह से हर एक टीम में अब प्रयास ये होता है कि हमारे पास एक लेफ्ट आर्म सीमर होना चाहिए। क्यों लेफ्ट आर्म सीमर होना चाहिए? क्योंकि उसकी एंगल अलग होती है, उसकी स्विंग मूवमेंट है वो अलग होती है, वेरिएशंस आ जाते हैं आपके टीम के कॉम्बिनेशन में। इसी वजह से लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों का भी बोलबाला चलता आ रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में कई और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हम लोग को देखने को मिलेंगे, भारत में भी और भारत के बाहर भी।
और सवा भाई लग रहा है एक्चुअल जो राइज था लेफ्ट हैंडेड बैट्समैनों का, या जो हम सब ने जो एरा देखा है वो, और खासतौर से ओपनिंग बैटिंग की बात करें और वाइट बॉल क्रिकेट की बात करें, मार्क ग्रेट बैच का नाम सडनली जहन में आता है, जिन्होंने एक तरह से कहा जाए एक नई परिभाषा लिखना उन्होंने शुरू किया। वो स्टेप आउट करने लगे, कॉटनी वॉल्श, एम्ब्रोस जैसे गेंदबाजों के सामने लंबे लंबे छक्के लगाए उन्होंने न्यूजीलैंड के छोटे मैदानों पे। और वो एक ऐसी परिपाटी उन्होंने शुरू की जो 1996 में हमने देखा, सनत जयसूर्या ने बहुत इफेक्टिव तरीके से यूज किया वर्ल्ड कप में। ये लेफ्ट हैंडर्स का एक्चुअल आपको लगता है उदय हुआ 90s में, और उसके बाद से वो जो परचम लहराने की बात करते हैं लेफ्ट हैंडर्स की, वो फिर लगातार जैसे जैसे क्रिकेट आगे बढ़ती चली गई वैसे वैसे लेफ्ट हैंडर्स का डोमिनेशन शुरू हो गया। हाँ राजीव, मुझे तो ये भी लगता है कि पहले अगर हम देखेंगे 90s के पहले, तो हमारे पास कई सारे लेफ्ट हैंडर्स आए जिनमें वो स्टाइल था, वो एलिगेंस था, वो फ्लेयर था। जैसे डेविड गावर का नाम आपने हम जी लोगों ने देखा है। पर अगर हम तुलना करें राइट हैंडेड बल्लेबाज की, तो एफिकेसी जो होनी चाहिए थी, जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए थी, वो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजों में हम जनरली बात कर रहे हैं, वहां पर उतनी नजर नहीं आई। हमारे ज़माने में सलीम दुर्रानी थे, तो इस तरह के कई, अजीत वाडेकर थे। पर जी अगर हम उनके एवरेज को देखें, अगर उनके हम रन मेकिंग या फिर टेस्ट रन्स को देखें, तो उतने बड़े समय तक या फिर ज़्यादा इफेक्टिव अंदाज में उन बल्लेबाजों ने अपने देश के लिए उतने लंबे समय तक वो खेल नहीं पाए। एक दो कई सारे एक्सेप्शंस हैं, पर अगर हम तुलना करें उस समय राइट हैंडेड बल्लेबाजों की, तो राइट हैंडेड बल्लेबाजों का बोलबाला ज्यादा था, क्योंकि ये माना जाता था कि राइट हैंड बल्लेबाज जो हैं वो ज्यादा ग्रिटी होते हैं, उनका एवरेज ज्यादा अच्छा होता है, वो ज्यादा टेस्ट रन बनाते हैं, उनका करियर जो है काफी लंबा रहता है। पर ये 90s के बाद से जो नई पीढ़ी आई है लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजों की, उनमें ये देखने को मिला है, उनमें वो ग्रिट भी है, उनमें वो सहन शक्ति भी है, उनमें वो ढेर सारे रन बनाने की जो क्षमता होनी चाहिए वो देखने को मिला है। तो ये शानदार कॉम्बिनेशन अब लेफ्ट हैंडर बल्लेबाजों में देखने को आया। उनमें जी फ्लेयर भी है, उनमें स्टाइल भी है, उनमें एलिगेंस भी है, और उसके साथ साथ बड़े रन बनाने की जो क्षमता है वो भी देखने को मिली है, चाहे वो संगकारा हो या फिर ब्रायन लारा हो या फिर ग्राम स्मिथ हो या फिर एलिस्टर कुक क्यों ना हो। तो मुझे लगता है इसके वजह से जो 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 लोग टीम को चुनते हैं या फिर कप्तान जो अपनी टीम को बनाता है, उसको लगता है कि यार मेरे पास अगर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज आ जाए, अगर 19-20 का फर्क भी हो, तो मैं जाऊंगा लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के साथ, क्योंकि मेरे टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो ज्यादा तगड़ा नजर आता है एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज होने की वजह से। और 90s के बाद से ये जो है बहुत बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है मॉडर्न डे क्रिकेट में। डेविड गावर की सवा भाई आपने बात की, और रिसर्च में मैं एक ये भी पढ़ रहा था कि जो राइट आई से आप जब बैटिंग करते हैं देखते हैं तो उसका क्या कुछ एडवांटेज होता है। उन्होंने अपने एक आर्टिकल में लिखा है कि बीइंग अ लेफ्ट हैंडर अलाउज माय राइट साइड टू डोमिनेट एज इट्स माय राइट आई, एंड मोर इम्पोर्टेंटली माय राइट हैंड द लीड्स। तो ये उनका कहना है। और ये इसको अगर हम टेक्निकली अगर आप और ब्रीफ करके समझा सकें कि लेफ्ट हैंडर्स के लिए क्यों ज्यादा बड़ा एडवांटेज हो जाता है जब वो बैटिंग करते हैं, और खासतौर से टेक्निकली अगर आप बहुत साउंड है तो। देखिए, मैंने टॉप हैंड के बारे में आपको बता दिया राजीव, जी कि टॉप हैंड जनरली अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है, एक राइट हैंडेड पर्सन है, और अगर आप लेफ्ट हैंड बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो एडवांटेज आपको मिलने लगता है, क्योंकि आप आसानी से टॉप हैंड को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपका राइट हैंड ही आपका स्ट्रॉन्ग हैंड हम्म होता है। माइकल हसी के बारे में आपने सुना होगा कि माइकल हसी एक पहले वो राइट हैंड बल्लेबाजी करते थे, हाँ वो एक जी नॉर्मली एक राइट हैंड पर्सन है। पर उन्होंने जब बैटिंग करना शुरू किया, तो फिर उन्होंने अपने बल्लेबाजी में वो परिवर्तन लाया, वो एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हो गए। जी उनके जो भाई हैं डेविड हसी, वो राइट हैंड बल्लेबाज हैं। और देखिए कितने कम समय में माइकल हसी ने कितना बड़ा कारनामा किया। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। अब ये राइट आई की जो बात हो रही है, कि जनरली अगर हम राइट हैंड बल्लेबाज हैं, तो हमें थोड़ा बहुत एंगल अपना बदलना पड़ता है दोनों आंखों से देखने के लिए। जी और अगर आपकी आपकी राइट आई स्ट्रांग है, अगर आप राइट आई को ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी बहुत ही अजीब से एंगल से आपको बॉल को ट्रैक करना होता है। जी पर अगर मैं नॉर्मल राइट हैंड बैट्समैन हूँ और राइट हैंड इंसान हूँ, और अगर मैं लेफ्ट हैंड से बैटिंग कर रहा हूँ, जैसे कि डेविड गावर ने कहा, तो वो नॉर्मली आप जो है जो बॉल को ट्रैकिंग आपकी आसानी हो जाती है, क्योंकि आपकी जो राइट आई है वो ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है कई मामलों में। और इसका एडवांटेज लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों को भी मिलता है। और ये मैंने एक्सपीरियंस किया राजीव, जब मुझे चोट लगी थी। अब मेरी जो राइट आई में चोट लगी थी, और उस वजह से मुझे बल्लेबाजी करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, कि तब मुझे एहसास हुआ कि राइट आई जो मेरी है वो स्ट्रांग आई है। और तो थोड़ा मुझे अपने स्टांस में परिवर्तन करना पड़ा,
थोड़ा और मुझे ओपन होना पड़ा ताकि मैं राइट आई तब नहीं, तब मैंने अपने स्टांस को और क्लोज किया ताकि मैं अपने गुड आई जो है, मेरी जो लेफ्ट आई है, उससे मैं ज्यादा देखूं। इससे परेशानी बढ़ गई क्योंकि बहुत बहुत देर में वो जो टेक्निकल एडजस्टमेंट्स करने में थोड़ा समय लग गया। तो मुझे लगता है ये डिस्टिंक्ट एडवांटेज होता है एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों के साथ। एक और ग्रेट ग्रैम पोलक का भी कोट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा सब भाई। उन्होंने बड़ी जबरदस्त बात लिखी कि दी बीइंग अ लेफ्ट हैंडर गिव्स यू लॉट ऑफ रूम इन विच यू टू प्ले योर शॉट्स wherever with the ball coming into the body you are inclined to become cramped। कैसे देखते हैं मतलब इस सभा भाई इस स्टेटमेंट को? ग्रैम पोलक अपने आप में एक बड़ा नाम, ग्रेट लेफ्ट हैंडर उनको कहा जाता है जी। कहने का तात्पर्य यही है राजीव के जो रेंज जो शॉट्स होती हैं लेफ्ट हैंडर्स की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। आप ऑफ साइड में भी आसानी से खेल सकते हैं, आप ऑन साइड में भी खेल सकते हैं। आप जनरली अगर आप देखेंगे तो 90-95% या फिर उससे भी ज़्यादा प्रतिशत के जो लेफ्ट हैंडर्स होते हैं उनके उनके जो शॉट परसेंटेज जो होता है राजीव, वो दोनों क्षेत्रों में होता है, ऑन साइड में भी और ऑफ साइड में, क्योंकि वो आसानी से ऑन साइड में भी खेल सकते हैं। बहुत कम बल्लेबाज ऐसे होते हैं जो फॉल ओवर करते हैं बल्लेबाजी करते समय, क्योंकि आपका बैलेंस काफी अच्छा रहता है। जो बॉल अंदर आती है उसको आप आसानी से ऑन साइड में खेल लेते हैं, जो बॉलें बाहर निकल रही हैं आपके ऑफ स्टंप के बाहर उसको आप छोड़ सकते हैं या फिर आप कवर ड्राइव खेल सकते हैं। तो आपकी जो रेंज हिटिंग जो रेंजेस जो शॉट्स के जो रेंज होते हैं वो ज्यादा ज्यादा बढ़ जाते हैं। आप आसानी से ओपन अप करके आप ऑन साइड में खेल सकते हैं। राइट हैंड बल्लेबाजों के लिए जो बॉल गिरने के बाद अंदर आती है उसमें हमें परेशानी होती है, क्योंकि स्टांस कई बार राइट हैंड बल्लेबाजों को जो जो बैलेंस होता है वो ऑफ साइड की तरफ चला जाता है और आप फॉल ओवर करते हैं। कई सारे बड़े बड़े बल्लेबाजों को आपने देखा होगा, हाल ही में हमने रॉस टेलर को देखा है, इतने सालों से खेलते आ रहे हैं पर वो परेशानी अभी भी बनी हुई है। रिकी पॉन्टिंग को आपने देखा होगा कि जब जब वो आते थे इनिशियल फेज में बल्लेबाजी करने के लिए, उस समय भी उनका सर जो है वो ऑन साइड में गिर जाता था। क्योंकि ऐसे भी राजीव, अगर हम स्टांस ले रहे हैं राइट हैंड बल्लेबाज के लिए तो 20% जो बॉडी का जो वेट होता है वो आपके सर में रहता है, और जहां जैसे ही आपका सर जो है टिल्ट करता है ऑफ साइड की तरफ, आपका शरीर भी उस तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से आप फॉल ओवर कर जाते हैं बल्लेबाजी करते समय। ये सारी दिक्कतें जो हैं वो लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों के सामने बहुत कम नजर आती हैं। उनका स्टांस काफी ओपन हो जाता है, वो आसानी से खेल सकते हैं और उनको परेशानी कम होती है। तो मुझे लगता है कि हर एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाजों का अलग अलग अनुभव रहा है। उसी के बारे में यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड प्लेयर्स हैं वो बयान कर रहे हैं, उनके साथ क्या क्या हुआ, उनको क्या क्या एडवांटेजेस मिले हैं एक लेफ्ट हैंड बल्लेबाज होने के नाते। और एक बैट्समैन और जो मुझे बहुत इंप्रेस करते थे, मैं उनकी बैटिंग बड़ा फॉलो करता था सबा भाई, वो थे सईद अनवर पाकिस्तान के। मैं उनकी बैटिंग को बहुत कॉपी भी करने की कभी कभी नेट पे कोशिश करता था। जिस तरह से वो इम्प्रोवाइज करते थे, खासतौर से ऑफ स्टंप से बाहर जाके फ्लिक करना, या जिस तरह के ड्राइव्स वो करते थे। राजी, वो तो मुझे लग रहा है कॉपी थे अजहरुद्दीन के। हाँ हाँ लेफ्ट हैंड बिल्कुल। क्या अजहरुद्दीन, ऑन क्या साइड कुछ ऑफ स्टंप के बाहर से ऑन साइड में खेल देना। उनकी एक कहानी अक्सर आपने सुनी होगी कि जब वो टोरंटो में होता था सहारा कप, आपको याद मैंने होगा खेला सईद है। अनवर, आपने आपने शायद बताया था कि बड़े रन बना रहे थे। देवाशीष मोहंती कई बार उनको आउट कर चुके थे उस सीरीज में। हाँ। तो वो शायद सचिन के पास गए पूछने के लिए, यार ये फेंकता क्या है ये, जब अंदर खेलने जाओ तो बाहर जा रहा है, जब बाहर वाली खेलने जाओ तो अंदर आ रहा है। तो पांचवें मैच में सचिन ने शायद उनको कुछ टिप्स दिए और अच्छे रन बना रहे थे वो सडनली फिर मोहंती को लेके आए, बोले एक शॉट मिड विकेट खड़ा किया और हाथ में मार दिया उन्होंने। हाँ, तो कह रहे हाँ। वो सईद अनवर का लेकिन हिंदुस्तान के खिलाफ टेरर था एक। जिस अंदाज में 194 रनों की पारी कोई भूल नहीं सकता, जिस तरह की बैटिंग उन्होंने की थी। सईद अनवर क्यों एक्सेप्शनल लगते थे सवा भाई, बाकी उस एरा में जितने लेफ्ट हैंडर्स और आए, सईद अनवर क्यों अलग लगते थे? आमिर सोहेल भी खेले उनके साथ, बट वो एलिगेंस नजर नहीं आता था जो सईद अनवर के पास था। राजीव, हम लोगों ने कई सारे मैचेस सईद अनवर के विरुद्ध खेले हैं, जी और जो मुझे एहसास हुआ विकेट के पीछे रहकर कि बहुत ही नेचुरल प्लेयर थे। जी उनको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता थी नहीं, उनका स्टांस बड़ा ही ईजी सा था, रिपीटेबल स्टांस था। उनको कभी ये प्रयास करने की कोशिश नहीं करनी पड़ी कि उनका सर सीधा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उनका पैर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उनका बल्ला कहाँ से आ रहा है कि या फिर एंगल से आ रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में उनको सोचने की आवश्यकता थी नहीं। तो उनके जिस तरह से उनके जो ट्रिगर मूवमेंट्स होते थे, जिस तरह से वो अपने आप को सेट करते थे बल्लेबाजी करने के पहले, या फिर जिस तरह का उनका स्टांस था, बहुत ज़्यादा नॉर्मल था, बहुत ही ज़्यादा नेचुरल था। और ये मुझे लगता है कि एक गिफ्ट रहता है एक बल्लेबाज के लिए। अगर आपका सेटअप ठीक हो जाए, आपका स्टांस ठीक हो जाए, आपका आपका जो बैट का जो फ्लो है वो आसान हो जाए, आपका जो बैकलिफ्ट है वो आसान हो जाए, वो नॉर्मल हो जाए, वो नेचुरल हो जाए, तो इससे बड़ी बात और कुछ भी नहीं हो सकती है। क्योंकि यही सारी तकनीकी चीज़ें होती हैं जिससे
मुसलसल जो एक बल्लेबाज है वो जूझता रहता है पूरी जिंदगी भर, पूरे अपने जी करियर में, कि मेरा बैट सीधा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मेरा स्टांस ठीक है कि नहीं, मेरा सर सीधा है कि नहीं। और इन सब बातों में सईद अनवर को सोचने की आवश्यकता थी नहीं, क्योंकि वो इतने जी। ज्यादा नेचुरल थे। इसीलिए मैंने कहा कि वो लगता है कि सभा भाई अगर वाकई उतनी डर होता जरूरत था है। ड्रेसिंग रूम में सईद अनवर का? मैं कई और प्लानिंग आपके प्लानिंग बहुत टाइम के होती थी राजीव। जी। हर मैच में प्लानिंग अगर होती थी कि सईद अनवर को कैसे आउट करना है। और वेंकटेश प्रसाद और देवाशीष मोहंती, ये दोनों को मुझे लगता है कि इन दोनों का रिकॉर्ड सईद अनवर के सामने ज्यादा था। जहां पर बॉल लेट स्विंग करती थी वहां पर जी सईद अनवर को थोड़ी बहुत परेशानी होती थी। इसीलिए अगर आपने देखा होगा देवाशीष मोहंती की बॉल जो है, खास करके सीमिंग कंडीशन, बहुत लेट मूव करती थी, क्योंकि उनको एक ही तरह से एक्शन था, यहीं से वो अंदर और बाहर कर देते थे। बॉल पड़ने के बाद वो बॉल बाहर निकल जाती थी या फिर अंदर आ जाती थी। वो सीम पोजीशन जो है वो सीधा रहता था, वहीं से बॉल अंदर बाहर होती थी। जी। इसीलिए सईद अनवर को परेशानी होती थी खेलने में देवाशीष मोहंती को। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के साथ साथ अगर कैप्टन है तो उसका भी एक बड़ा एडवांटेज। सभा भाई मैं देख रहा था रिकॉर्ड्स में, क्लाइव लॉयड ने 2 वर्ल्ड कप जीता, एलन बॉर्डर ने बड़ा अच्छी कप्तानी की, ग्राहम स्मिथ ने का जो टेस्ट क्रिकेट में मैच जीतने का एवरेज है, मुझे नहीं लग रहा कोई मैच भी कर पाएगा। इतने ज्यादा मैचेस उन्होंने अपनी कप्तानी में जीते हैं। अब बीइंग अ लेफ्ट हैंडेड कैप्टन अगर है आप, क्या ये भी एक अलग तरीके का माइंडसेट होता है एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का? अलग तरीके की सोच और दिमाग के साथ चलते हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन? कहना बड़ा कठिन है राजीव। अर्जुना रणतुंगा का नाम आपने नहीं लिया, वो हाँ भी वर्ल्ड रणतुंगा कप जी। विनिंग कैप्टन, वो भी जी लेफ्ट हैंडर है श्रीलंका के। पर मेरा अनुभव सौरव गांगुली के साथ काफी लंबे समय तक रहा है। जी। और ये छोटे से जब वो छोटे छोटे थे, जब वो पहली बार उन्होंने अंडर 19 खेलना शुरू किया, या फिर पहली बार उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेलना शुरू किया, तो उनके बड़े भाई जो है स्नेहाशीष गांगुली, वो भी एक बहुत ही शानदार एलिगेंट लेफ्ट हैंड बल्लेबाज थे। वो मेरे बैचमेट थे। और सौरभ उनसे 2 या 3 साल उनसे छोटा है। तो फिर हम लोगों ने जब साथ साथ खेलना शुरू किया, उस समय मैं ईस्ट जोन की कप्तानी किया करता था। और ये पहला साल था सौरभ गांगुली का यंग प्लेयर जब वो आए थे ईस्ट जोन टीम में। और ये तो शॉर्ट कवर में, ये कवर में फील्डिंग करते थे या फिर स्लिप में फील्डिंग किया करते थे सौरभ। तब मुझे याद है, तब भी हर ओवर के बाद या हर 2-3 ओवर के बाद मेरे पास आते थे, और कुछ ना कुछ अपनी एडवाइस देकर, अपने कुछ ना कुछ सलाह देकर कि हम लोग ऐसा कर लेते हैं, ये बल्लेबाज ना इस तरह से खेलने का सोच रहा है, इसको यहाँ पर फील्डर लगाना चाहिए, हमें इस प्रकार के बॉलर को लगाना चाहिए। तो ये मुझे बहुत ही लगता था कि ये खिलाड़ी में बहुत ज्यादा परसेप्शन है, बहुत ज्यादा परसेप्टिव है, ये इतना यंगस्टर है, पर इसमें कैप्टनसी के वो स्किल्स हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही यंग एज से एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज की जो सोच है वो कुछ अलग प्रकार की हो जाती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। अब हम इसको जी। जनरलाइज तो नहीं कर सकते हैं, पर ये मेरा अपना इंडिविजुअल ये नहीं सभा भाई, एक्सपीरियंस है। आप जो कह रहे हैं वो ये रिसर्च में भी कि जो लेफ्ट हैंडेड होते हैं वो एक अलग अलग तरीके के क्रिएटिव लोग होते हैं। ये अक्सर कहा जाता है कि लेफ्ट हैंडर्स के पास कुछ अलग होता है। क्या ये महसूस किया आपने जब आप सौरव की कप्तानी में, सौरव जो कप्तान बने, या आपने लॉयड को देखा, फिर ग्राहम स्मिथ ने बड़े लंबे समय तक डोमिनेट किया, क्या आपने ये चीजें महसूस की जब ये लोग टीम को लीड कर रहे थे? तो मुझे लगता है ये बहुत ही निर्भर करता है इंडिविजुअल के ऊपर भी, जी कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है। अब हम अगर हम सईद अनवर को रखें एक तरफ एक कप्तान के रूप में, और सौरव गांगुली को रखें एक कप्तान के रूप में, सईद अनवर ने भी कप्तानी की पाकिस्तान की, तो मुझे हमेशा से ये लगता रहा कि वो रिलक्टेंट कप्तान है, उनका मन कप्तानी में था नहीं, जी तो उन्होंने अपने दिमाग को उस तरफ लगाया ही नहीं, इसीलिए उतने ज्यादा सक्सेसफुल कप्तान वो हुए नहीं। हालांकि बहुत ही शानदार उन्होंने बल्लेबाजी की, एक सक्सेसफुल बल्लेबाज रहे, पर एक सक्सेसफुल कप्तान नहीं, वो बन नहीं पाए। मुझे लगता है ये अप्रोच पर निर्भर करता है, आप में कितना इंटरेस्ट है, आप किस प्रकार से अपने टीम के लिए सोच रहे हैं, आपने वो क्रिएटिव जो दिमाग है उसको चलाने के बारे में सोचा है कि नहीं सोचा है। तो इन सब चीजों को अगर हम देखेंगे तो सौरव गांगुली ने बहुत पहले ही ये साइंस दिखा दिया था। अर्जुना रणतुंगा के साथ भी कुछ वैसे ही हुआ, ग्राहम स्मिथ के साथ भी वैसे ही हुआ। ये सारे लोग बहुत ज्यादा, उनमें पहले से ही लीडरशिप स्किल्स थे। जी तो मुझे लगता है कि एक फैकल्टी होती होगी जरूर, और उस फैकल्टी को खोलना बहुत जरूरी है। और कई जी। ऐसे प्लेयर्स हैं जो खोल नहीं पाते हैं, इसीलिए वो अच्छे कप्तान नहीं बन पाते हैं। पर ये एक एक्स फैक्टर जरूर रहता है लेफ्ट हैंडेड प्लेयर्स के साथ। समा भाई, आपने फैकल्टी की बात की, एक और खिलाड़ी ऐसा जिसने फैकल्टी अपनी खोली और शायद ट्रेंड बदल दिया, वो उस लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का नाम है एडम गिलक्रिस्ट, जिसने एक सोच बदली कि आपको एक बैट्समैन ऐसा चाहिए नीचे जो डोमिनेट करे। तीनों फॉर्मेट में जिस तरह की बैटिंग एडम गिलक्रिस्ट ने की, मुझे लग रहा है वो एक एग्जांपल है, बहुत बड़ा एग्जांपल है वर्ल्ड क्रिकेट के लिए। कैसे आप देखते हैं एज ए विकेट कीपर बैट्समैन लेफ्ट हैंडर्स का आना? और ये शायद ऑस्ट्रेलिया में बहुत पहले शुरू हो गया था, मुझे याद आ रहा है वाइने फिलिप्स एक बैट्समैन आए थे वहां पे,
जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन थे और बहुत तेज बैटिंग करते थे वो टेस्ट क्रिकेट में भी। और ऑस्ट्रेलिया में तो खैर लेफ्ट हैंडर्स की एक बड़ी जमात हमने देखी है, जहां पे एलन बॉर्डर के समय में भी केपलर विसल्स जो दक्षिण अफ्रीका के लिए भी खेले, तमाम ऐसे लेफ्ट हैंडर्स आए जिन्होंने डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया में। बट एडम गिलक्रिस्ट ने जो किया वो शायद क्रिकेट हिस्ट्री में किसी ने भी नहीं किया। हाँ, वेन फिलिप्स के पहले तो रॉडनी मार्श थे जी, वो भी राजीव, लेफ्ट वो हैंडेड भी बैट्समैन, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज बट थे, वो वो अपनी भी। कीपिंग के लिए ज्यादा जाने जाते थे। नहीं, पर वो भी लोअर ऑर्डर में बहुत तेजी से वो भी रन बनाते थे। जी और तो वही लेगेसी को आगे बढ़ाया है एडम गिलक्रिस्ट ने। पर एडम गिलक्रिस्ट ने जो विकेट कीपर की जो छवि है उसको बहुत ही बड़े अंदाज में बदल सा दिया। जी तब हर एक सभी को ये लगने लगा कि एक विकेट कीपर जो है वो एक बल्लेबाज के रूप में भी मैच विनर हो सकता है। जी ये जो परिभाषा है ये बदल दी एडम गिलक्रिस्ट ने। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की जो 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 क्रिकेट होती है, अब तो बहुत कुछ हमारे यहाँ भी उस प्रकार से क्रिकेट होने लगी है। जी पर उस समय उनकी क्रिकेट बहुत ही सरल सी मानी जाती थी। उसमें यही था कि मैं अगर जा रहा हूँ बल्लेबाजी करने के लिए तो मेरा पहला काम है रन बनाना, ना कि विकेट को बचा कर रखना। जी और ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जब पहले पहले जो कोचिंग मॉड्यूल्स बने थे भारत में, वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के कोचेस आते थे हमारे यहाँ सिखाने के लिए। तो उनका यही अप्रोच था, अगर आप बल्लेबाज हैं तो आपका सबसे पहला काम है रन बनाना, अगर आप गेंदबाज हैं तो सबसे पहला काम है आपका विकेट लेना, अगर आप एक फील्डर हैं तो आपका सबसे पहला काम है कैचेस पकड़ना और रन आउट करना, अगर आप विकेट कीपर हैं तो आपका सबसे पहला काम है कैचेस पकड़ना, रन आउट करना और फिर स्टंपिंग करना, और उसके साथ साथ आपको बल्लेबाजी करना। तो मुझे लगता है ये अप्रोच का बहुत बड़ा फायदा हुआ है उस जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स में जो ऑस्ट्रेलिया से निकल कर आए हैं। उसमें सबसे बड़ा नाम है एडम गिलक्रिस्ट का। एडम गिलक्रिस्ट के पहले आपको याद होगा इयन हीली कीपिंग करते थे जी ऑस्ट्रेलिया के लिए, काफी सालों तक उन्होंने कीपिंग की। पर उन्होंने बल्लेबाजी में कुछ ज्यादा नाम कमाया नहीं। हालांकि जी मेरे हिसाब से सबसे अच्छे विकेट कीपर अभी तक कोई नजर आया है तो मुझे लगता है वो इयन हीली है। पर एडम गिलक्रिस्ट ने जितने आसानी से, जितने नेचुरल अंदाज में रेड बॉल क्रिकेट में भी और व्हाइट बॉल क्रिकेट में भी धमाका किया है, उससे मुझे लगता है कि आने वाले कई सारे जनरेशन्स को उसका उसका लाभ अभी भी मिल रहा है। बिल्कुल। और कोई एक टीम अगर बात करें वर्ल्ड क्रिकेट में जो लेफ्ट हैंडर से परेशान रही है तो वो हिंदुस्तान की टीम रही है, क्योंकि जब जब कोई बड़ा लेफ्ट हैंडर हिंदुस्तान के दौरे पे आया उसने अपना इम्पैक्ट डाला और बताया कि लेफ्ट हैंडर्स क्या कुछ कर सकते हैं। मुझे अच्छी तरह याद आता है जिम्बाब्वे का दौरा, जब एंडी फ्लावर ने 600 से ज्यादा रन बनाए टेस्ट क्रिकेट में, और वो शॉट, स्वीप शॉट को उन्होंने एक तरह से कहा जाए भूत बन के रख दिया भारतीय गेंदबाजों के सामने। और अब हालात ये है कि कोई लेफ्ट हैंडर आता है जो अच्छा स्वीप मारता है वो परेशान करता है। वो आज तक चल रहा है एंडी फ्लावर के बाद से। मैथ्यू एडन ने डोमिनेट किया जब वो है, अभी आप रिसेंटली जो भी टीम आप उठा के देखें लेफ्ट हैंडर्स आते हैं और वो डोमिनेट करते हैं सिर्फ एक शॉट के दम पे, और वो है स्वीप शॉट। अब सभा भाई, क्योंकि आप बीइंग अ राइट हैंडर स्वीप बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन लेफ्ट हैंडर्स का स्वीप शॉट इतना इम्पैक्टफुल क्यों होता है? क्यों हमने अभी देखा, हमने कॉनवे ने भी कुछ ऐसी बल्लेबाजी की लॉर्ड्स में, क्यों इतना इम्पैक्ट डाल जाता है उनका ये पर्टिकुलर स्वीप शॉट? राजीव, मुझे ये लगता है कि एक लेफ्ट हैंड, देखिए स्वीप शॉट जो है बड़ा ही इंस्टिंक्टिव शॉट है। उसके बारे में प्लान आप करके अगर आप चाहेंगे कि मैं प्लान कर लेता हूँ, मैं तैयारी कर लेता हूँ, मैं सीख लेता हूँ, वो बहुत मुश्किल होता है। और लेफ्ट हैंडर की अगर आप बल्लेबाजी देखें, तो लेफ्ट हैंडर्स पता नहीं क्यों, कहना बड़ा मुश्किल है, पर वो लेंथ को बहुत जल्दी पिक कर लेते हैं। चाहे वो पेस बॉलर हो या फिर स्पिनर्स हो। अब देखें, आप कवर ड्राइव लेफ्ट हैंडर्स क्यों इतना अच्छा लगाते हैं? कवर ड्राइव आप अच्छा तभी लगाएंगे जब आप लेंथ बहुत जल्दी पकड़ लेंगे, जब आप लाइन बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं, तभी आप सही दिशा में शॉट्स लगाते हैं, और इतने शानदार तरीके से शॉट्स लगाते हैं कवर ड्राइव्स लेफ्ट हैंडर्स। तो कुछ उसी प्रकार से जो स्वीप शॉट है वो निर्भर करता है लेंथ के ऊपर, लाइन के ऊपर वो निर्भर नहीं करता है। तो अगर आपके अंदर वो लेंथ को जल्दी जज करने की एबिलिटीज है तो आप बहुत आसानी से आप स्वीप शॉट लगा सकते हैं। और लेफ्ट हैंडर्स ने ये काम शुरू किया है कि अगर ऑफ स्टंप के बाहर भी है, अगर वो लेंथ बॉल है तब भी मैं स्वीप कर सकता हूँ, अगर मिडिल स्टंप पे है लेंथ बॉल है तब भी मैं स्वीप करूंगा, और अगर लेग स्टंप पे है या फिर लेग स्टंप के बाहर है वहां पर लेंथ बॉल अगर पड़ रही है तब भी मैं स्वीप कर सकता हूँ। और एक बहुत बड़ा कारण है राजीव के, जब भी लेफ्ट हैंडर्स आते हैं बल्लेबाजी करने के लिए तो जो उनका जो ऑफ स्टंप के बाहर का जो एरिया होता है वो बॉलर्स रनअप की वजह से बहुत जल्दी जो है वो खुरदरा हो जाता है, रफ हो जाता है। तो वहां से अगर आप डिफेंड करने की कोशिश करेंगे स्पिनर्स को तो फिर चांसेस जो है आपके सर्वाइवल के बहुत कम हो जाते हैं। इसीलिए बहुत सरल सा उपाय लेफ्ट हैंडर्स ने सीखा है, और मुझे लगता है ये कोचेस ने उनको जरूर बताया होगा जनरली कि आपको स्वीप शॉट खेलना जरूरी है, नहीं तो आप रन्स कहाँ से बनाएंगे, कि वो एरिया तो बहुत जल्दी स्क्रफ अप हो जाता है।
क्योंकि जनरली हर एक टीम में कम से कम 5 अगर बॉलर हैं उसमें 3 या 4 गेंदबाज राइट हैंडर्स ही होते हैं, एक या दो लेफ्ट आर्म होते हैं। तो आप बहुत जल्दी आपके जो ऑफ स्टंप का जो एरिया होता है वो स्क्रफ अप हो जाता है और रफ हो जाता है। वहां से आपको स्वीप शॉट खेलना ही आपके लिए मुझे लगता है सर्वाइवल मोड होता है। इसीलिए बहुत ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स प्रैक्टिस करते हैं और एक बड़ा ही नेचुरल शॉट उनके आर्मरी में आ जाता है स्वीप शॉट खेलना। बिल्कुल। और आड़े शॉट्स की भी बात करें तो आड़े शॉट्स भी लेफ्ट हैंडर से बढ़िया कोई नहीं खेलता है, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया जब गए और ऋषभ पंत हीरो बन के सामने आए तो नेथन लॉयन को उन्होंने जिस तरह से मिड विकेट और मिड ऑन पे छक्के मारे, वो भी था कि रेंज जो लेफ्ट हैंडर्स की बहुत बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो रीच जो सभा भाई कह रहे हैं कि ऑफ स्टंप के बाहर से भी वो मिड विकेट पे मार देते हैं। राइट हैंडर के लिए शायद उतना मुश्किल होता है, जब तक कि बहुत परफेक्ट ना हो पर्टिकुलर शॉट को लेके। एबी डिविलियर्स हो या रॉस टेलर बड़ा अच्छा मिड विकेट पे मारते हैं ऑफ स्टंप के बाहर से। सभा भाई क्योंकि टाइम अब खत्म हो रहा है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा टॉप 3 वर्ल्ड क्रिकेट में लेफ्ट हैंडर्स कौन आपकी नजर में रहे, और इंडिया के टॉप 3 लेफ्ट हैंडर्स। सबसे बड़ा नाम तो ब्रायन लारा का ही आता है जी मुझे राजीव। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की बात करें तो ब्रायन लारा। फिर मैं नंबर देना चाहता हूँ कुमार संगकारा को। जी शानदार प्लेयर थे, बेहतरीन रिकॉर्ड है उनका घर पे भी ओवरसीज कंडीशंस में भी। जी ब्रायन लारा हो गए। और उसके बाद मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में जल्दी में अगर कोई आ रहा है तो वो है मैथ्यू हेडन का नाम। मुझे लगता है ये 3 टॉप क्वालिटी लेफ्ट हैंडर्स रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, जिन्होंने टॉप ऑर्डर में आके बल्लेबाजी की और ढेर सारे रन बनाए हैं और एक मैच विनर रहे हैं, चाहे वो रेड बॉल क्रिकेट हो या फिर व्हाइट बॉल क्रिकेट हो। तो चूंकि आपने बहुत जल्दी मेरे से पूछ लिया तो ये 3 नाम जो है मेरे दिमाग मुझे में आ रहे हैं। सभा भाई एक और नाम हम लोग मिस कर रहे थे हाँ, जिसमें चर्चा नहीं की, वो थे मार्क टेलर, जो ऑस्ट्रेलिया के बहुत हम्म, सक्सेसफुल हम्म, कैप्टन रहे और खास तौर से टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने ट्रिपल ढेर सारे सेंचुरी भी लगाई। ट्रिपल सेंचुरी और एक लगाई। मुझे याद है कि ब्रैडमैन के सम्मान में उन्होंने 333 रन पे डिक्लेयर कर दिया जी था कि वो नहीं जी। चाहते थे कि वो रिकॉर्ड टूटे। तो भी हम्म। एक जेस्चर उन्होंने दिखाया, और मुझे लग रहा है सबसे जेंटलमैन कैप्टन में से थे ऑस्ट्रेलिया के मार्क टेलर। उन्होंने कप्तानी को भी जी रेवोल्यूशनाइज किया, जिस तरह से स्लिप में फील्डिंग करते थे, जिस तरह से उन्होंने शेन वॉर्न का इस्तेमाल किया, जिस तरह से उन्होंने मुझे लगता है प्रदर्शन दिखाया है कप्तान के रूप में भी, एक बल्लेबाज के रूप में भी। उनके समय में जो टीम है वो प्रॉस्पर कर रही थी। कई सारे यंगस्टर्स उनके अंडर फ्लरिश के, जैसे स्टीव वॉ हो गए, मार्क वॉ हो गए, शेन वॉर्न हो गए, इयान हीली हो गए, ग्लेन मैग्रा हो गए। कई सारे प्लेयर्स उनके अंडर फ्लरिश किया उन्होंने और बहुत ज़्यादा शानदार प्रोग्रेस देखने को मिला। मुझे लगता है कि मार्क टेलर बहुत ही शानदार जी। उनकी बल्लेबाजी भी थी और कप्तानी को उन्होंने एक चार चांद लगा दिया। तो अभी सभा भाई चलते चलते 3 भारतीय लेफ्ट हैंडर्स। सौरव गांगुली, जी मुझे लगता है मॉडर्न डे क्रिकेट में तो अभी हमारे पास कोई ऐसा, अब ऋषभ पंत अभी तो ग्रो कर रहे हैं, उनको समय जी लगेगा। पर मुझे लगता है अजीत वाडेकर एक बहुत ही एलिगेंट प्लेयर थे। राजीव, मैंने बहुत जी उनको उनके क्लिप्स ही देखे हैं, खेलते हुए तो देखा नहीं है उनको मैंने। और उसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि और मुझे कोई नाम याद नहीं आ रहा है राजीव। अगर आपके जी। पास कुछ नाम है तो आप बताइए। मुझे सलीम मुझे दुरानी। सभा भाई वर्ल्ड वर्ल्ड क्रिकेट में तो मेरे लिए जो सबसे नंबर 1 है वो डेविड गार में उनकी बहुत हाइलाइट्स हम्म, देखता हूँ। हम्म, कुछ उनके ड्राइव्स और जो पुल शॉट वो खेलते थे, इतना हम्म, इतना एलिगेंस और वो थी स्लीपिंग ब्यूटी टाइप बहुत बैटिंग ज्यादा। थी, बहुत खूबसूरत लगती थी उनकी बैटिंग। एल्विन कालीचरण को मैंने देखा, काफी उनकी हाइलाइट्स में हम्म, देखता रहता हूँ हम्म, यूट्यूब पे। ये दो ऐसे बैट्समैन हैं जो लगता है कि इनके जैसे आप खेले। और तीसरे मेरे ऑल टाइम फेवरेट सईद अनवर है, हम्म, जिन्होंने बहुत जबरदस्त बैटिंग की है। इंडिया में तो नेचुरली ये दादा आ जाते हैं, और ऑफ साइड के गॉड उनको कहा जाता था, खास तौर से व्हाइट बॉल क्रिकेट में। टेस्ट में जिस तरह का उन्होंने आगाज किया, लॉर्ड्स में शतक, उसके बाद फिर एक और बड़ी इनिंग। इसके अलावा लेफ्ट हैंडर्स हिंदुस्तान में वाकई बड़े, याद करें तो बहुत कम एक आते हैं। एक एक लेफ्ट हैंडर है जिसको ज्यादा खेलने का मौका मिला नहीं राजीव, वो है WV रामन। जी उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में ढेर सारे रन्स बनाए, क्या एलिगेंट वो बल्लेबाजी करते थे। जी और मुझे अभी भी लगता है कि उनको और मौका मिलना चाहिए था भारत के लिए खेलने, भारत को जी रिप्रेजेंट करने के लिए। उनको उनको जब चयन नहीं हुआ उसके पहले उन्होंने ढेर सारे रन्स बनाए थे, पता नहीं क्यों उस समय का जमाना कुछ अलग था, उनको बाहर कर दिया गया। उनकी भी बहुत लंबी बैकलिफ्ट थी, प्योर टाइमिंग। उनकी जो कवर ड्राइव है, सौरभ के पहले की मैं बात कर रहा हूँ, उस जी वक्त सिर्फ WV रमन की बात हुआ करती थी। और वो एक ऐसा खिलाड़ी था जो लंबे समय तक खेल सकता था। तो जी। मुझे लगता है कि हालांकि वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ज्यादा खेल नहीं पाए, पर जब भी उन्होंने रन्स बनाए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, अगर आप उनको यूट्यूब पे देखेंगे तो 100 बहुत तो मजा मुझे आएगा याद है देखने दक्षिण में। अफ्रीका के दक्षिण खिलाफ। अफ्रीका जी के जी खिलाफ। मुझे और याद है डोमेस्टिक क्रिकेट में ढेर सारे रन WV ने बनाए और मेरे कंटेम्प्रेरी हैं, तो मैंने उनको
नजदीक से देखा है, पर बेहतरीन बल्लेबाजी करते थे लेफ्ट हैंडर प्लेयर। सुरेंद्र अमरनाथ के बारे में भी कहते हैं कि बहुत एलिगेंट थे और पहले ही टेस्ट मैच में उन्होंने शतक लगाया, लेकिन फिर वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। जो आप बात कह रहे थे, जो हमने शो की शुरुआत की थी, कि तब लेफ्ट हैंडर्स इतने कंसिस्टेंट तरीके से परफॉर्म नहीं करते थे जितना अब कर रहे हैं, और शायद इसीलिए बड़ी वजह है कि हम बाएं हाथ के बाहुबलियों की तलाश ज्यादा करते हैं बनस्पत कि हम राइट हैंड बैट्समैन ढूंढने जाएं। सब भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खेल नीति के साथ आप रोज शाम को 7:30 बजे सिर्फ IVM यूट्यूब चैनल और IVM फेसबुक पेज पर जुड़ सकते हैं। आप मुझसे जुड़ सकते हैं और सीधे अपने सवाल भेज सकते हैं @Rajiv पे। इसके अलावा आप खेल नीति का हर एपिसोड सुन सकते हैं IVM ऐप पर, ivmpodcast.com पर। इसके अलावा गाना, स्पॉटिफाई, सामन, गूगल podcast.com या IVM पॉडकास्ट के अन्य प्लेटफॉर्म पर आप खेल नीति के हर एपिसोड को सुन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। IVM